मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से कैफे को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक 17 साल की लड़की लीजा काम करती है। वो सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत ही खुश होते हैं। लीजा अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही थी, तब हमें उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है, क्योंकि लीजा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था। वो घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं था। रास्ते में वो उसके साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है, जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है ये लीजा का घर नहीं है। वो अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी जिसके बारे में लीजा थोड़ी देर पहले सोच रही थी। मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीजा के साथ घपाघप करने को मिलता है। एक दिन लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा की माँ ने 10 साल की उम्र में ही उसको उसकी नानी के पास भेज दिया था। लीजा को लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी, ताकि उन्हें मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन लीजा के इतना करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी नहीं बदला था। अगले दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है। उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान वो अपनी मॉम से भी बात करती है। लीजा के साथ हो रही जो भी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में लीजा अपनी मॉम को बताती है, जिसको सुनने के बावजूद उसकी मॉम कहती है, कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वही रहना है और तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि लीजा के साथ हो रही घटनाओं के बारे में उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर लीजा की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब वो कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जो उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। जब वो अपनी साइकिल को तेजी से बढ़ाती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। लीजा उस कार को देखते हुए ही अपनी साइकिल को चला रही थी। तभी हम देखते हैं पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो लीजा के साथ जबरदस्ती बहुत गलत काम करता है और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे एक फ्लैट पर ले जाता है। जब वो आदमी उसको लेकर कार में आता है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, ताकि लीजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीजा को अपने साथ कार में ले जाने लगा तो वो नहीं जानती थी कि वो उसको कहां ले जा रहा है और वो उसके साथ अब और क्या करने वाला है। वो व्यक्ति उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान से अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां पर वो उसके साथ फिर से एक बार जबरदस्ती घपाघप करता है। अब लीजा इस बात को तो समझ चुकी थी कि वो आदमी नहीं, वो एक साइको है। लीजा यहाँ पर सोचती है ये सब कुछ उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सब तो उसकी नानी के घर में अक्सर होता रहता था। अब लीजा के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था उसका जिंदा रहना और यहाँ से बाहर निकलना। अब हम देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत करता है, लेकिन उसके बावजूद लीजा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है और उससे वो बहुत प्यार से बात करती है। लीजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर किसी लड़की ने बहुत गलत किया है, तभी वो इस तरीके से साइको हो गया है। लीजा उस व्यक्ति से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और लीजा इस तरीके से अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट कर लेती है और वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीजा की नानी उसके घर ना आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की माँ के पास जाती है, तो वहां पर उसकी माँ कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सब सुन करके पुलिस वहां से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो कभी भी नहीं भाग सकती है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज मेरी बहन की मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस उस कैफे पर जाते हैं जहां पर लीजा काम कर रही होती है। वहां पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लीजा एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत मेहनती लड़की थी, वो कभी भाग नहीं सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी अपार्टमेंट में जहां पर लीजा थी। लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके बावजूद लीजा वहां की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर रही होती हैं। जब वो व्यक्ति उसके पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार टच करती है ताकि उसको ये आइडिया लगा सके कि वो आदमी आखिर में दिखता कैसे है। लीजा उस व्यक्ति की बार बार तारीफ करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लीजा ये सब उससे इसलिए कहती है ताकि वो उस आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लीजा उस व्यक्ति को अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो भी बहुत बीमार है। वो ये सब इसलिए बताती है ताकि उस आदमी से उसको थोड़ी बहुत हमदर्दी मिल सके और वो व्यक्ति उस पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति लीजा की बातों में इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो लीजा के हाथ को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं लीजा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वो आदमी लीजा को शूट भी कर सकता था,
क्योंकि वो आदमी लीजा के साथ में 24 घंटे रहता था। अब लीजा अपनी मौजूदगी का सबूत उस घर में धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देती है। वो अपने हेयर पिन्स को निकालकर उसके बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना करती है, जहां पर सामने लगे मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी बना देती है। लीजा ये सब कर ही रही होती है, तभी वो आदमी समझ जाता है कि लीजा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है, इसलिए वो गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो यहाँ पर उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है, तब वो चुपचाप उठकर उसके फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती वो आदमी जग जाता है और वो लीजा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा इस पर कहती है वो सिर्फ अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो अपने पिता को बताना चाहती थी कि वो बहुत खुश है और वो उसके लिए परेशान ना हो। लीजा की इमोशनल भरी बातों को सुनकर वो आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है और फिर वो शांत हो जाता है। एक दिन जब वो आदमी लीजा के क्लोज जाता है, तब लीजा उसे कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से बन जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। तब वो आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वो सोचता है कि यही सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस ऐसे छोटे मोटे केस पर ध्यान भी नहीं देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। और यही सब सोचकर वो आदमी लीजा को उसी कार में बिठाता है और एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। इस सुनसान जगह पर आने के बाद फिर से वो आदमी अपने माइंड को चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो लीजा को शूट करने की सोचने लगता है। लेकिन इस पर लीजा उसे कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो साइको आदमी लीजा की उन बातों से पिघल जाता है। तभी वो लीजा से कहता है ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम बताना, मैं एक काला आदमी और शॉर्ट हाइट वाला हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी लीजा वहां से भागती हुई अपने घर को चली जाती है, जहां वो अपनी नानी को बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा की नानी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करके बताती हैं कि लीजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर जानना चाहते थे कि आखिर लीजा के साथ में हुआ क्या है। लीजा यहाँ पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और यदि उसके हाथ पांव खुले हुए थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चिल्लाई क्यों नहीं। और लीजा की बात यहाँ कोई भी नहीं मानता है। अब यहाँ हम देखते हैं लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके किसी भी बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। पर लीजा की किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि वहां पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जानें ली थी, पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था। अब यहाँ पर लीजा को चुप देखकर लेडी ऑफिसर और डिटेक्टिव लैरी उसके पास जाते हैं, पर वो बिल्कुल खामोश थी और वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। पर लैरी अपने पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि लीजा को अपनापन फील हो सके और वो खुलकर उनसे बात कर सके। वो लीजा से कहते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ। अब लीजा उन्हें सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके कार के अंदर मैग्नम वर्ड लिखा हुआ है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है, उसके पास में एक गन है। इतना सब कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाते हैं कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। अब वो फौरन लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए कहते हैं, पर जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहां मोरिस उसका फादर बनकर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचता है कि कैसे पिता है जिन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। तब वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों है। जहां लीजा हारकर मॉरिस की सच्चाई भी लैरी को बता देती है, वो तुरंत लीजा की नानी के घर पर जाते हैं और वहां पर वो मॉरिस को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लीजा के इस केस को पूरी टीम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लीजा के द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लैरी के दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहे थे कि कहीं वो किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स उस सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे थे।
और ये सब कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही सीरियल किलर है। अब पुलिस लीजा को लेकर वही जाते हैं जहां पर लीजा को वो आदमी छोड़कर गया था। लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब रिपीट करती है जो उसने उस रात को फील किया था। लीजा लैरी को लेकर उस गैस स्टेशन जाती है जहां पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करती है जहां उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जैसा स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी बिल्कुल वैसा ही चेहरा उसे सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिलता है। अब उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और जगह जगह पर लगवाए जाते हैं। अब पुलिस उस आदमी को ट्रैक करना भी शुरू कर देती है और इत्तेफाक से कुछ टाइम बाद वो आदमी दिख भी जाता है। वो उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर हमारे पास एक कार चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपके कार की फोटो लेनी है। वो कार के बाहर ही उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने पर लीजा उस आदमी को पहचान जाती है और वो कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है। जिसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहां पर 22 सीढ़ियां मिलती है और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा द्वारा फेंकी गई क्लिप भी मिलती है और लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि लीजा ने जानबूझकर वहां पर छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद में तो पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है जो कि उन्हें फाइनली मिल जाता है क्योंकि वो आराम से खुलेआम घूम रहा था। उसी वक्त बहुत सारे पुलिस उसे गन पॉइंट करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और इतने बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद में लैरी लीजा को ये सारी खबर देते हैं जिसके बाद लीजा की बहादुरी के लिए सभी उसका तालियों से स्वागत करते हैं। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलाया था जो कि बेकसूर थी और लीजा ने उस सीरियल किलर को पकड़ाकर आगे होने वाली क्राइम्स को भी रोका था। अब हम देखते हैं कि लीजा अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती है, इसलिए लैरी लीजा की आंटी और अंकल को वहां पर बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था और इन सब के बारे में उसके अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीजा को सॉरी बोलते हैं। उसके अंकल लैरी को बताते हैं हम लीजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और लीजा उसके अंकल के साथ चली जाती है। अब कुछ समय के बाद लीजा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मॉम, आप हमेशा से कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन आप गलत थी। और वो अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय लिख देती है। और अब यहाँ उसकी मॉम को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया। अब लीजा के पास उसकी अपनी फैमिली थी जिस फैमिली के लिए वो हमेशा तरसती थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।